देवदार के घने और काले पेड़ों के बीच छिपा देवगिरी रेस्ट हाउस किसी पुरानी कब्र सा लग रहा था। रात और पहाड़ों से उतरती हुई घनी धुंध ने पूरी घाटी को अपने आगोश में ले लिया था। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत जगह की तलाश में आया लेखक कबीर अपनी कार से उतरा। सामने 2 मंजिला खस्ताहाल पुरानी इमारत खड़ी थी। कबीर अपना भारी बैग उठाकर लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। हर कदम के साथ सीढ़ियों से चरमर की ऐसी आवाज आ रही थी मानो कोई दर्द से करा रहा हो। दरवाजे पर एक बूढ़ा चौकीदार रामू काका लालटेन लिए खड़ा था। उसके चेहरे की झुर्रियों में एक अजीब सा खौफ जमा था। बाबूजी, आप आ गए। मैंने कमरा नंबर 4 तैयार कर दिया है, लेकिन अगर मेरी माने तो रात होने से पहले वापस लौट जाइए। मौसम ठीक नहीं है और ये जगह भी। अरे रामू काका, मैं तो इसी शांति और सन्नाटे की तलाश में आया था। शहर के शोर में मेरी नई किताब का प्लॉट ही दिमाग में नहीं आ रहा था। आप मुझे बस एक अच्छी सी चाय पिला दो, फिर मैं अपने कमरे में जाऊंगा। और यहाँ डरने वाली क्या बात है? शांति और सन्नाटे में फर्क होता है बाबूजी। यहाँ जो सन्नाटा है वो मुर्दों वाला है। कमरा नंबर 4 बरसों से बंद था। जो पिछला बाबू वहाँ रुका था वो। खैर, आप चाय पीजिए। मैं लकड़ियां रखाया हूँ अलाव के लिए। रात को दरवाजा अंदर से बंद रखिएगा और चाहे कुछ भी हो जाए, रात के 12 बजे के बाद कोई भी आवाज आए तो दरवाजा मत खोलिएगा। रामू काका कबीर को चाबी थमाकर जल्दी से नीचे अपने छोटे से सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चला गया। कबीर ने कमरा नंबर 4 का भारी लकड़ी का दरवाजा खोला। अंदर सीलन और पुरानी किताबों की अजीब सी महक थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा पलंग था और कोने में एक पुरानी सी डेस्क रखी थी। कबीर ने अपना सामान रखा और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। बाहर सिर्फ अंधेरा और धुंध थी। हाँ, क्या शानदार जगह है। डरावनी, रहस्यमयी, मेरी हॉरर नॉवेल के लिए एकदम परफेक्ट सेटिंग। रात गहराने लगी थी। कबीर अपनी डेस्क पर बैठा टाइपराइटर पर उंगलियां चला रहा था, लेकिन उसका दिमाग सुन्न था। तभी बाहर तेज हवा का एक झोंका आया और खिड़की का शीशा जोर से खड़का। कबीर की नजर डेस्क के पुराने आधे खुले दराज पर पड़ी। उसने दराज को खींचा। अंदर धूल से सनी एक लाल डायरी रखी थी। डायरी के कवर पर कोई नाम नहीं था, बस अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे खरोंचा हो। कबीर डायरी पर जमी धूल पर फूंक मारता है। एक पुरानी डायरी, लगता है उसी पिछले मेहमान की है जिसके बारे में रामू काका बात कर रहे थे। हाँ, देखे तो जरा इसमें क्या लिखा है। कबीर ने डायरी का पहला पन्ना खोला। पन्ने पीले पड़ चुके थे और लिखावट लाल स्याही से थी। उसने पढ़ना शुरू किया। रात के 12 बजे हैं। बाहर तूफान तेज हो रहा है। कमरे में सीलन की बदबू से मेरा दम घुट रहा है। अचानक लाइट बंद हो गई है और कोने में रखा अलाव बुझने वाला है। कबीर की आंखों में एक अजीब सी उलझन छा गई। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा। समय 11:59 था। जैसे ही घड़ी की सुई ने 12 का कांटा छुआ, कमरे की इकलौती पीली बत्ती फड़फड़ाई और तब से बुझ गई। कबीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने झटके से अलाव की तरफ देखा। लकड़ियां जो अभी तक तेज सुलग रही थी, अचानक बुझने लगी थी और कमरे में धुआं भरने लगा था। ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। यहाँ की बिजली वैसे भी कटती रहती होगी। हाँ, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। कबीर ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और कांपते हाथों से डायरी का अगला पन्ना पलटा। कमरे में घुप अंधेरा है। तभी मुझे दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कोई नंगे पैर लकड़ी के फर्श पर चल रहा है। कबीर की सांसें अटक गई। उसने पढ़ना रोका और कान लगाकर सुना। बाहर कॉरिडोर से आवाजें आ रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी डायरी में लिखी थी। नंगे पैरों के चलने की आवाज जो धीरे धीरे उसके दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। कौन है वहां? रामू काका, क्या वो आप हैं?
बाहर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन चलने की आवाज बिल्कुल दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। कबीर पसीने से भीग चुका था। ठंड के बावजूद उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसकी नजर फिर से डायरी पर गई। वो खुद को रोकना चाहता था, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अगला वाक्य पढ़ने पर मजबूर कर दिया। वो मेरे दरवाजे पर आकर रुक गई है। मुझे दरवाजे के नीचे से उसकी परछाई दिख रही है, और फिर उसने दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। कबीर ने डर के मारे आंखें बंद कर ली, और ठीक उसी पल उसके कमरे के दरवाजे पर आवाज हुई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये मेरी दिमागी उपज है। मैं शायद कोई सपना ही देख रहा हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर ने डायरी को मेज पर फेंक दिया। वो उसे छूना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि वो उस कमरे से भाग जाए, लेकिन उसकी टांगों में जैसे जान ही नहीं बची थी। कुछ देर तक कुछ भी नहीं हुआ। कबीर ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा, लेकिन वो बाहर से लॉक था। रामू काका, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक शून्य से भी नीचे चला गया है। उसके मुंह से सांसें सफेद धुएं की तरह निकलने लगी। कमरे में एक सड़ान फैलने लगी, सूखे हुए खून और सड़ते हुए मांस की बदबू। वो खांसने लगा। उसकी नजर अचानक डायरी पर पड़ी। डायरी का पन्ना अपने आप पलट रहा था। मोबाइल की फ्लैशलाइट की रोशनी में एक और वाक्य चमक रहा था। कबीर न चाहते हुए भी डायरी के पास खींचा चला गया। दरवाजा बंद है, मैं बाहर नहीं जा सकता। अचानक मुझे महसूस होता है कि मेरे पीछे कोई है। कोई मेरे कानों के पास सांस ले रहा है। डायरी के इस वाक्य को पढ़ते ही कबीर की रीढ़ की हड्डी में बर्फ की एक लहर दौड़ गई। उसे महसूस हुआ कि ठीक उसके पीछे उसकी गर्दन पर किसी की बेहद ठंडी और बदबूदार सांस आ रही है। उसने पलटने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जम चुका था। तुमने पन्ना क्यों पलटा कबीर? कबीर खौफ से कांपते हुए पीछे मुड़कर कहता है, तुम कौन हो? मेरा नाम कैसे जानती हो तुम? मुझे जाने दो। कोई यहाँ से नहीं जाता कबीर। जो इस डायरी को पढ़ता है वो इसका हिस्सा बन जाता है। ये डायरी नहीं, मेरी भूख है। कबीर ने अपनी सारी ताकत लगाकर झटके से पीछे मुड़कर देखा। फ्लैश लाइट की रोशनी में उसे कोई दिखाई नहीं दिया। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन वो भारीपन, वो सड़ांध अभी भी वही थी। वो पागलों की तरह डायरी के पन्ने पलटने लगा। वो जानना चाहता था कि आगे क्या होगा, वो कैसे बचेगा। इसमें बचने का रास्ता जरूर होगा, जरूर होगा। ये क्या है? मैं पागल हो रहा हूं। मुझे हर जगह से आंखें घूरती हुई महसूस हो रही है। कबीर ने महसूस किया कि दीवार के हर कोने से, पेंटिंग के पीछे से, अलमारी के शीशे से हजारों लाल आंखें उसे घूर रही है। वे आंखें जो इंसान की नहीं लग रही थी। कबीर को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उसे धक्का दे रही है। वो लड़खड़ाकर पीछे गिरा और कमरे के सबसे अंधेरे कोने में जा छुपा। सामने से एक परछाई आकार लेने लगी, एक औरत की परछाई, जिसके बाल हवा में तैर रहे थे। चेहरा पूरी तरह से गला हुआ था। तुमने मेरी कहानी पढ़ी कबीर? अब तुम्हें मेरी कहानी जीनी होगी। मेरी मौत अधूरी रह गई थी, उसे पूरा कौन करेगा? देखो, मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे बस यहां से जाने दो। तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। कबीर के एकदम चेहरे के पास आकर उसकी आंखें कबीर की आंखों में झांकते हुए, मुझे तुम्हारी सांसें चाहिए, मुझे तुम्हारी कलम चाहिए। कबीर ने खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारे, लेकिन वो परछाई किसी धुएं की तरह उसके आर पार हो गई और सीधे डायरी में समा गई। कमरे का माहौल अचानक शांत हो गया। बत्ती वापस आ गई। कबीर जमीन पर पड़ा हाफ रहा था। क्या ये सब खत्म हो गया?
क्या वो चली गई? कबीर लड़खड़ाता हुआ उठा। उसकी नजर डेस्क पर रखी डायरी पर पड़ी। वो खुली हुई थी, सिर्फ एक आखिरी पन्ना बचा था। वो डायरी की तरफ बढ़ा। उसके हाथ अपने आप किसी सम्मोहन की तरह डायरी की तरफ बढ़ रहे थे। उसने डायरी उठाई। आखिरी पन्ना बिल्कुल खाली था। कोई लाल स्याही नहीं, कुछ नहीं, बस कोरा कागज। ये आखिरी पन्ना खाली क्यों है? इसके आगे कुछ क्यों नहीं लिखा हुआ है? सस्पेंस खत्म कैसे होगा? तभी कमरे की बत्ती फिर से बुझ गई और इस बार रामू काका के लालटेन की रोशनी खिड़की से अंदर आई। रामू काका बाहर से चिल्ला रहे थे, बाबूजी, अरे दरवाजा खोलिए, सुबह हो गई है। आपने रात भर दरवाजा क्यों नहीं खोला? कबीर ने राहत की सांस ली। उसने मुड़कर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे उसने अपना पैर उठाया, उसे लगा जैसे उसका शरीर लकवाग्रस्त हो गया हो। उसका एक हाथ अपने आप डेस्क पर रखे उस पुराने पेन की तरफ बढ़ गया। ये मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है? मैं ये पेन क्यों उठा रहा हूं? नहीं, मुझे दरवाजा खोलना है। रामू काका, दरवाजा तोड़ दो। रामू काका। कहानी अभी अधूरी है कबीर। मैंने कहा था ना, मेरी कहानी तो मैं जीनी है, और जो जीता है वही लिखता है। कबीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका शरीर उसके बस में नहीं था। उसका हाथ पेन पकड़कर डायरी के उस आखिरी खाली पन्ने पर जाने लगा, लेकिन कबीर का हाथ चलने लगा। पेन कागज पर रगड़ाने लगा। कबीर अपने ही नजरों के सामने अपने ही हाथों से वो लिख रहा था जो उसके साथ अगले ही पल होने वाला था। दरवाजे के बाहर कोई रामू काका नहीं है। वो मेरी आवाज की नकल कर रही है। मैं मुड़ता हूं और वो मेरे ठीक सामने खड़ी है। वो मेरी तरफ बढ़ रही है। नहीं। बाहर रामू काका ने जोर से धक्का देकर दरवाजा तोड़ दिया। कमरे के अंदर सन्नाटा था। सिर्फ खुली खिड़की से आती ठंडी हवा डायरी के पन्नों को फड़फड़ा रही थी। कमरे में कोई नहीं था, न कबीर न उसका सामान। बाबूजी, हे भगवान, एक और गया। रामू काका की नजर डेस्क पर खुली पड़ी उस लाल डायरी पर गई। वो धीरे धीरे उसके पास गए। डायरी का आखिरी पन्ना अब खाली नहीं था। उस पर लाल ताजी स्याही से लिखा हुआ था, और वो स्याही अभी भी गीली थी। डायरी के बिल्कुल अंत में, जहां कबीर ने आखिरी लाइन लिखी थी, उसी के ठीक नीचे एक नया पन्ना अपने आप जुड़ गया था। बिल्कुल खाली और कोरा पन्ना इंतजार कर रहा था अपनी अगली अधूरी कहानी का। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने